हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले VERS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। इसके लास्ट क्लास हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करी थी। तो हम आपको पहले बता दें कि हम इस पे जो पॉइंट बताने वाले हैं ना आप किसी यूट्यूब में मिलेगा आपको, ना किसी एक बुक में मिलेगा। आप जब 5-6 बुक पढ़ेंगे, जब NPTEL के कुछ लेक्चर्स आप नोटिस करेंगे PDF के फॉर्म में, तो आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मैकेनिकल के हिसाब से। अगर गेट की बात करें या ES की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं VCRS में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। VCRS में बेसिकली 4 डिवाइसेस लगी हुई थी। पहला इवापोरेटर था, दूसरा कंप्रेसर था, थर्ड हमारा कंडेंसर था, चौथा हमारा क्या थ्रोटलिंग वाल्व था। अब देखिए, अगर VERS की बात करें तो VERS में क्या होता है, इवापोरेटर तो है ही, कंडेंसर है ही, एक्सपेंशन वाल्व है ही, लेकिन कंप्रेसर की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे 4 डिवाइस लगाया है। बेसिकली 3 डिवाइस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लगाया है, एक अब्जॉर्बर ये होता है, ये हमारा क्या होता है पंप होता है, ये हमारा क्या होता है जनरेटर होता है, और यहाँ पे हमारा क्या वाल्व है। तो ये बेसिकली 4 डिवाइस हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो कंप्रेसर को हटा के हम लोगों ने ये 4 डिवाइसेस यहाँ पे लगाया है। तो फिर से जान लीजिए आप, ये हमारा इवापोरेटर है, ये हमारा एब्जॉर्बर इसको बोलते हैं, ये हमारा पंप है, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, ये जनरेटर होता है, यह कंडेंसर है, और ये मेरा क्या एक्सपेंशन वाल्व है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम VERS के बारे में ये जानेंगे। ये जो सिस्टम ऑपरेट होता है वो हीट से होता है। और VCRS की अगर बात करें, हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें, उस केस में हमारा वो सिस्टम रन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रन होता है। अगर आपके घर में बिजली आ रही है, अगर आपके घर में बिजली है, लाइट है, तभी आप क्या कर सकते हो, उस सिस्टम को रन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली नहीं है, कुछ ऐसे अगर रिमोट एरिया है वहाँ पे बिजली नहीं है, इस सिस्टम को ला सकते हैं। वहाँ हमारा क्या होगा, ये सिस्टम हीट से ऑपरेट हो जाएगा। सपोज आप राजस्थान जाते हैं, तो आपको राजस्थान में क्या पता चलता है, बहुत ही गर्मी है। दैट मीन्स सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो रेडिएशन होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में आप इस सिस्टम को चला सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई पावर प्लांट है, अगर आप कहीं पावर प्लांट आपके नज़दीक में है, तो पावर प्लांट के जो भी एग्जॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ से भी आप इस सिस्टम को चला सकते हैं। क्योंकि जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो भी हीट के फॉर्म में होता है। वो तो वेस्ट ही एक तरह का समझ लो आप। पावर प्लांट में जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो तो वेस्ट ही है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट से हम इसको चला ले, ये हमारे एडवांटेज होगा ना। दैट मीन्स ये जो सिस्टम हमारा था वो बेसिकली काम कर रहा था हीट ऑपरेटेड सिस्टम पे, और हमारा जो वो सिस्टम था VCRS, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे वर्क इनपुट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। आप सोचिए, दोनों में हमारा जो कॉस्ट होगा किसका ज़्यादा होगा, इसका या उसका। अगर आपके घर में बिजली है तो बिजली से जो भी कंपोनेंट चल रहे हैं उसका ज़्यादा खर्च आता है। अगर आप सन से जो एनर्जी ले रहे हैं उसका खर्च कम आता है हमारा। अगर आपके पास सोलर प्लेट है, तो सोलर प्लेट से जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और घर में आप जो भी चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, उसका एनर्जी हमारा जो कंजम्पशन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू बिजली का। तो इसका जो ओवरऑल हमारा जो कॉस्ट था वो कम था, क्योंकि ये हमारा क्या था, हीट से हमारा चल रहा था। ठीक है, तो ये सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये बेसिकली क्या हुआ, हीट से हमारा चल रहा था। वो सिस्टम हमारा जो था वो बेसिकली हमारा एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे थे इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। आपको हमने यहाँ पे बहुत सारे की पॉइंट लिखा है और सिस्टम का रिक्वायरमेंट लिखा है। तो हमने आपको ये पूरा डिटेल बता दिया कि क्या क्या फंक्शन है इसमें, क्या क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सपोज अगर हम अमोनिया और वाटर की बात करें हम, तो अमोनिया ये जो होता है ये रेफ्रिजरेंट होता है, और वाटर हमारा जो होता है एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, अगर H2O और लिथियम ब्रोमाइड की बात करते हैं हम, तो लिथियम ब्रोमाइड हमारा जो होता है, सॉरी, अगर वाटर की बात करें तो वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड हमारा जो होता है एब्जॉर्बर होता है। ये 2 चीज़ पहले जान लीजिए। अगर हम अमोनिया और वाटर की बात करते हैं, तो अमोनिया हमारा जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, और वाटर हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। लिथियम ब्रोमाइड और वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमारा जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड की बात करते हैं तो लिथियम ब्रोमाइड हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बर। तो ये जो 2 की पॉइंट्स हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते हैं ये चीज़। लेकिन आप किसी भी बुक में चले जाएंगे, किसी पर्टिकुलर बुक में आपको मिलने वाला नहीं ये चीज़। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम इसके की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि हमने जो यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं वो क्या क्या है। देखिए, आपको यहाँ बता दो कि पहला हमारा जो इस सिस्टम में यूज कर रहे हैं वो अमोनिया वाटर का सिस्टम है। दूसरा हमारा जो है वाटर और लिथियम ब्रोमाइड। अमोनिया वाटर की बात करते हैं तो अमोनिया हमारा यहाँ पे जो होता है रेफ्रिजरेंट होता है, अमोनिया वाटर हमारा जो होता है एब्जॉर्बर होता है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब करता है। दूसरा हमने लिखा वाटर, ये हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड हमारा जो होता है वो एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, और सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या है बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़।
क्योंकि आप किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, अगर आप बहुत सारे बुक नहीं पढ़ते हैं तो ये नहीं मिलने वाला है। देखिए सॉलिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम दो सब्सटेंस को ले रहे हैं, सपोज NH3 और वाटर है, अगर इनका सॉलिबिलिटी बहुत ही अच्छा है, इनका बहुत ही सॉलिबिलिटी अच्छा है, तभी ये सिस्टम मेरा क्या होगा, अच्छे से रन कर पाएगा। अगर इनका सॉलिबिलिटी अच्छा नहीं है, ये सिस्टम रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि वाटर का इतना एफिनिटी होता है, वाटर का इतना एफिनिटी होता है कि अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स उनका जो सॉलिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट हमारा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है। दैट मीन्स बहुत ही अच्छा नहीं है, कह नहीं सकते हम। देखिए आपको पता है कि नॉर्मली जो वाटर बॉईल करता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, 1 ATM पे। और अगर हम NH3 की बात करें, अमोनिया की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोनों का जो डिफरेंस है, अगर दोनों का जो डिफरेंस है, आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस, अगर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा अगर डिफरेंस, तो मेरा क्या होगा, सिस्टम अच्छे से ऑपरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देख रहे हैं अमोनिया वाटर में इनका जो डिफरेंस है 133 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अगर 100 में से -33 को ऐड कर दे तो कितना आएगा हमारा, और सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना आने वाला है, 133 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम का रिक्वायरमेंट हमारा इतना था, लेकिन हमारा क्या हुआ, इतना आ रहा है। दैट मीन्स ये मेरा सेटिस्फैक्ट्री है, चल सकता है, लेकिन पूरा अच्छे से चलेगा नहीं। दूसरी बात, अगर हम वाटर और लिथियम ब्रोमाइड की बात करें तो वाटर हमारा यहाँ पे जो होता है एब्जॉर्बर होता है, सॉरी रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड हमारा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्बर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर और लिथियम ब्रोमाइड की बात करें तो सॉलिबिलिटी रिक्वायरमेंट अच्छा होता है, दोनों बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। दैट मीन्स उनका जो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, सॉलिबिलिटी। दैट मीन्स वाटर का लिथियम ब्रोमाइड का इतना एफिनिटी होता है एब्जॉर्बर का, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है इसका, इसके कंपैरिजन बहुत अच्छा है। आपको पता है कि वाटर इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉईल करता है, और अगर लिथियम ब्रोमाइड की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो होता है 1200 से ज़्यादा ही हमारा होता है। तो दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो मेरा 1100 आ रहा है। अब सोचिए हमको रिक्वायरमेंट इतना है और मेरा आ रहा है 1100, तो कितना अच्छा है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आ रहा है मेरा, ग्रेटर देन हमने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारे लिए ड्रॉबैक बन के रह गया, H2O वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड हम लोग के लिए ड्रॉबैक बन के रह गया। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एयर कंडीशनिंग में। आप पॉइंट को लिखते जाइएगा सब, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं H2O प्लस लिथियम ब्रोमाइड एयर कंडीशनिंग में। हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेशन में इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर हम वाटर और लिथियम ब्रोमाइड की बात करें तो वाटर हमारा जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड हमारा जो होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्बर। तो इसके बावजूद ये दोनों सिस्टम रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी इसको हम यूज नहीं कर पा रहे। आपको बता दूं इसके ड्रॉबैक क्या क्या है। इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एयर कंडीशनिंग में, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में जो हमारा टेम्परेचर बेसिकली होता है वो 18 डिग्री, 20 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री ऐसा रखते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो माइनस तक भी जाता है। आप सोचिए कि वाटर हमारा माइनस तक जा सकता है क्या, उसके पहले क्या होता है, 0 डिग्री पे हमारा क्या बर्फ जम जाएगा। अब इवापोरेटर तक रेफ्रिजरेंट को फ्लो होना है, इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट को फ्लो होना है, वाटर को फ्लो होना है। हमने बोला कि वाटर यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। अब वाटर कैसे पास करेगा, सोचो, वाटर इधर आएगा, पाइप में आएगा, वाटर पाइप में आया हमारा, तो पहले ही हमारा क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। जब पहले ही हमारा बर्फ जम गया तो आगे हमारा क्या होगा, फर्दर पास नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये मेरा चोक हो जाएगा, और जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होना था सिस्टम में वो फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है इवापोरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस तक भी जाता है, और ये माइनस तो अटेंड कर ही नहीं पाएगा। ये 0 डिग्री पे ही क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। अब बर्फ जैसे जमा मेरा, तो क्या होगा, फर्दर मेरा जो वाटर है फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने वाटर लिथियम ब्रोमाइड का जो सिस्टम था, हम लोग इस सिस्टम में यहाँ पे यूज नहीं कर पाए। ये सिस्टम क्राइटेरिया फुलफिल था, उसके बावजूद भी यूज नहीं कर पाया। तो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर हमारा जो है एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में जो टेम्परेचर बेसिकली हमारा होता है 18 डिग्री, 17 डिग्री, 16 डिग्री, हम लोग अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। 0 डिग्री से ऊपर ही रहता है वो, तो रेफ्रिजरेंट हमारा जो वाटर होता है वो फ्लो करते रहता है। वो वहाँ पे चोकिंग कंडीशन नहीं है। चोकिंग कंडीशन तभी आएगा जब टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, दैट इज माइनस में होगा। ये पहला था। तो चलिए हम अमोनिया और वाटर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अमोनिया यहाँ पे क्या होता है, मेरा रेफ्रिजरेंट है, और वाटर हमारा क्या है, एब्जॉर्बर है। सबसे पहले इवापोरेटर ये है, इवापोरेटर में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये डायरेक्शन जो है एरो का है, ये हीट को ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो लिक्विड अमोनिया था, यहाँ लिक्विड अमोनिया ने हीट लिया। अगर आप खाना को रखते हैं तो खाना से क्या होता है, लिक्विड अमोनिया हीट लेता है और हीट लेने के बाद क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये प्योर फॉर्म में रहता है, यहाँ से क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है प्योर फॉर्म में। और ये मेरा एब्जॉर्बर होता है। एब्जॉर्बर क्यों हम लोगों ने लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। आपको पता है कि एब्जॉर्बर हम लोगों ने इसलिए लगाया और ये पंप हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एब्जॉर्बर में हम लोग यहाँ पे बेसिकली वाटर को ऐड कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये प्योर अमोनिया जो वेपर के फॉर्म में है, और ये अगर नहीं रहता सिस्टम एब्जॉर्बर, ये मेरा पंप के पास जाता, पंप हैंडल नहीं कर पाता। आपको पता है पंप बेसिकली हैंडल ये लिक्विड को करता है, और लिक्विड यहाँ पे है नहीं, ये क्या है, अमोनिया वेपर में है, इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एब्जॉर्बर लगा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग वाटर का भी सप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वाटर हमारा क्या है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वाटर में फ्लो हो रहा है और ये प्योर वेपर के फॉर्म में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वाटर गया, यहाँ जो वाटर गया और लिक्विड हमारा जो वेपर के फॉर्म में गया अमोनिया, यहाँ दोनों मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाते हैं। आपको बता दो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होता है, वीक सॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वाटर में अमोनिया का अमाउंट कितना ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा होगा, अगर अमोनिया वाटर में जितना ज्यादा होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है अमोनिया वाटर में कितना कम है, उसको वीक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर जितना कम होगा उसको वीक सॉल्यूशन बोलेंगे, जितना ज़्यादा मेरा होगा उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वेपर अमोनिया होता है, प्योर अमोनिया, वाटर के साथ में इसको मिक्सअप कराते हैं। ठीक है, मिक्सअप कराते हैं हम लोग, और मिक्सअप कराने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने के बाद ये जाता है सबसे पहले पंप के पास। एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो सिस्टम है, हमने यहाँ पे जो बाहर निकाला एनर्जी को, एब्जॉर्बर से हीट निकल रहा है। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि एब्जॉर्बर में जो प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्बर में जो हीट निकल रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आपको बता दो कि हीट निकलना एक्सोथर्मिक को बताता है। अगर हीट जहाँ से रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और हीट जहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। दैट मीन्स ये वाला जो इवापोरेटर और जो जनरेटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जो एब्जॉर्बर और जो कंडेंसर की बात करते हैं वहां पे हीट निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक्सोथर्मिक। तो एग्जाम में पूछा था कि यार जो एब्जॉर्बर में जो हीट निकल रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो वहां पर क्वेश्चन था एक्सोथर्मिक, आंसर था एक्सोथर्मिक। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाया, तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। लिक्विड अमोनिया और वाटर हमारा जो हुआ वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन गया। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे पंप में, और पंप क्या करेगा, इसको यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसका जो एनर्जी होता है, पंप वर्क बहुत ही कम होता है। आपको पता है कि पंप का जो वर्क होता है ओपन सिस्टम है -VTP, और स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का हमारा जो होता है बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स हम वहाँ पे जो कंप्रेसर में इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे वर्क वो ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में। आपको पता है वर्क इनपुट हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं पंप का बहुत ही कम है, तो कम हमारा खर्चा लगेगा इस पर। ठीक है, ये पहली बात। उसके बाद ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इस पर जाने के बाद ये ऊपर चला जाता है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऊपर जा रहा है। और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया और वाटर दोनों आपस में मिक्स कर गए। मिक्स करने के बाद पंप के पास गया, पंप क्या हुआ, इसके प्रेशर को बढ़ा दिया और ऊपर की ओर भेज दिया। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले यहाँ चला जाता है। यहाँ सोचिए आप, यहाँ पे हम बाद में बताएंगे आपको हीट एक्सचेंजर। जनरेटर के पास, अब जनरेटर के पास क्या होता है, सन की एनर्जी आ रही होती है, वहाँ पे सोलर प्लेट यहाँ पे दिखाया हमने, और सोलर प्लेट से क्या हुआ, यहाँ पे हीट आया, और हीट आने के बाद क्या हुआ, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था इसका प्रेशर ऑलरेडी मेरा क्या था, बहुत ज़्यादा था। अब सोचिए कि ये जो सॉल्यूशन वहाँ पहुँचा जनरेटर के पास, तो वहाँ पे हीट मिल रहा है। अब सोचिए कि अमोनिया भी है और वाटर भी है। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा क्यों था। अगर डिफरेंस कम होता तो क्या होता, डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या हो रहा है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पहुँचता है जनरेटर के पास, तो हमने बोला कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड कैसे किया, हम लोग यहाँ पे प्लेट लगा दिया, कलेक्टर प्लेट, और सन का जो एनर्जी था वहाँ से हम लोगों ने हीट लिया। हीट लेने के बाद क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, लेकिन लेकिन जो वाटर है उसको समय लगता है, ठीक है। तो अमोनिया सीधा यहाँ चला जाता है और जो वाटर होता है वो नीचे आ जाता है। अब हम इसको बताएंगे थोड़ा सा बाद में, पहले इसको देख लीजिए आप। उसके बाद अमोनिया यहाँ गया, अमोनिया यहाँ जाने के बाद क्या होता है, कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर में जैसे पहुंचता है प्योर अमोनिया वेपर के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद इसका हीट रिलीज कर देता है और फिर क्या होता है मेरा यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में अमोनिया फ्लो होता है। ये एक्सपेंशन डिवाइस है। एक्सपेंशन डिवाइस हमने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो होता है, यहाँ का प्रेशर बहुत ही डिफरेंस होता है, यहाँ का प्रेशर कम होता है, यहाँ का ज़्यादा होता है। एक्सपेंशन क्या करता है, एक्सपेंशन क्या करता है, इसको प्रेशर यहाँ तक फॉल करवाता है। एक्सपेंशन डिवाइस लगाने का मेन मकसद हमारा ये था कि यहाँ का जो प्रेशर होता है यहाँ तक लाना होता है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम लोग लगाते हैं एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो ये जो लिक्विड अमोनिया था यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक्सपैंड करवा दिया और यहाँ तक हमारा क्या होगा, फिर से ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगाया है। तो हीट एक्सचेंजर का मेन यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, आप सोचिए। हमने यहाँ पे बोला कि ये पंप ने क्या किया, पंप ने ये किया कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को यहाँ से, स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन था ऊपर भेजा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में हमारा क्या था, अमोनिया था और वाटर था। अमोनिया वाटर जैसे ऊपर हमारा गया तो अमोनिया ने क्या किया, हीट लिया और ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये जो वाटर है नीचे आया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंजर लगाया है। तो हीट एक्सचेंजर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हीट को एक्सचेंज करना। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था और जो वीक सॉल्यूशन था, हमने बताया वीक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पे अमोनिया कम होता है वाटर में। अब देखिए अमोनिया तो इधर चला गया तो इसमें हमारा कौन सा बचा पार्ट, इसमें हमारा वाटर बचा। तो वाटर मेरा स्ट्रॉन्ग है कि अब क्या है, वीक है। तो ये मेरा वीक हो गया। हमने बोला वीक का मतलब क्या होता है, जहां अमोनिया कंटेंट बहुत ही कम होता है उसको वीक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये मेरा वीक हो गया और ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमोनिया यहाँ पे ज्यादा है वाटर में, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए अमोनिया इधर चला गया मेरा और मेरा जो वाटर है इधर आ रहा, दैट मीन्स ये मेरा क्या हुआ, वीक सॉल्यूशन हो गया। अब सोचिए कि ये मेरा इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, इसका टेम्परेचर कम था, क्योंकि आपको पता है कि पंप हमारा जो बेसिकली होता है वो प्रेशर को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। तो इसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे हीट एक्सचेंजर। अब जैसे वीक सॉल्यूशन दैट मीन्स वाटर जैसे नीचे फॉल करता है, नीचे आता है, तो उससे हीट लेके ये गर्म हो जाता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो यहाँ से हीट लिया, दैट मीन्स ये जो वीक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन से हमने हीट लिया और इस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को क्या किया, हम लोगों ने एडअप कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा हीट हम इसको दे देंगे, हम ऑलरेडी सिस्टम में हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनरेटर पे हम लोग को हीट कम देना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि जितना कम से कम हीट जनरेटर को दे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया हीट एक्सचेंजर। अब देखिए वाटर हमारा वीक सॉल्यूशन बन के नीचे आता है, नीचे आता है तो प्रेशर को भी कम करना होता है। अब सोचिए प्रेशर हमारा यहाँ पे था, प्रेशर यहाँ तक फॉल करवाना है तो हमें लगाना होगा यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व, और एक्सपेंशन वाल्व जैसे हमने लगाया तो क्या हुआ, इसका प्रेशर को यहाँ तक वाटर को फॉल करवा दिया और ये फिर से हमारा क्या हुआ, सिस्टम एज यूजुअल रन कर रहा था। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन हम लोग पढ़ते हैं ये क्या बोला है। देखिए सबसे पहले हमारा इवोपरेटर, एब्जॉर्बर, पंप, हीट एक्सचेंजर, जनरेटर, थ्रोटलिंग वाल्व, कंडेंसर और हमारा एक्सपेंशन वाल्व, ये हमारा हो गया। देखिए दूसरी बात, अगर हम इसके जल्दी फंक्शन के बारे में पढ़ें, ये हमारा क्या होता है, इवोपरेटर, इसने हीट लिया स्टोरेज स्पेस से, अमोनिया बन गया हमारा वेपर। जैसे वेपर हमारा बन गया तो पंप उसको हैंडल नहीं कर पाता है, पंप को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए। अब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लगा दिया एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में क्या हुआ, वाटर को फ्लो करवा दिया, ठीक है। वाटर क्या है, एफिनिटी इसका ज़्यादा है तो अमोनिया को खींच लेता है, अमोनिया खींच लेगा, सॉलिबिलिटी अच्छा होता है इसका, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है, चला जाता है मेरा किस पे, पंप के पास। अब पंप क्या करता है, इसको वर्क सप्लाई करता है, वर्क इनपुट देता है। आपको पता है कि पंप का जो वर्क होता है -VdP, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का वर्क होता है -VdP। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो लिक्विड का होता है बहुत ही कम होता है। अगर ये कम हो गया तो वर्क इनपुट हमारा जो पंप का कम होगा, दैट मीन्स इसका कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, इसके प्रेशर को बढ़ा देता है। पंप हमने इसलिए लगाया ताकि यहाँ तक का प्रेशर मेंटेन करना है, यहाँ तक पहुँचाना है, इसलिए हम लोगों ने पंप का लगाया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जाता है जनरेटर के पास। आपको पता है जनरेटर में जाने के बाद यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं हम लोग सन के थ्रू। अब हीट सप्लाई हम लोगों ने किया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो इसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। बॉयल होने के बाद चला जाता है आगे कंडेंसर में, कंडेंसर में ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, इसके प्रेशर को फॉल करवाता है, यहाँ चला आता है। दूसरी बात, वाटर हमारा जो वीक सॉल्यूशन बन के रह जाता है, वाटर हमारा जो वीक सॉल्यूशन बन के रह जाता है, हम क्या चाहते हैं, वो तो गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलरेडी हम लोग हीटअप कर चुके हैं। हम चाहते हैं उसको वेस्ट ना होने दे, हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर बेसिकली हमारा क्या करता है,
इसको हीट को लेता है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हीट को लिया, इसकी हीट को लिया, वीक सॉल्यूशन का जो हीट है इसने ले लिया, ताकि हमें ये जो फ्लो हो रहा है मेरा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो ऊपर मेरा जा रहा है, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऊपर मेरा जा रहा है उस पर हमको यहाँ पे कम हीट देना पड़े। यहाँ पे कम हीट तभी देना पड़ेगा जब इसका ऑलरेडी मेरा हीटअप होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ओवरऑल प्रोसेस हो गया। ये सब चीज़ आपको जाना होगा। हाँ, दूसरी बात, इसका जो प्रेशर है फॉल करवा देंगे हम लोग यहाँ तक, और एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस हमारा क्या होगा, ऐसे ही होते रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसको आप जो भी हमने पॉइंट बताया इसको नोट कर लीजिएगा, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।